नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग अपनी व्याकरण वाली कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संधि प्रकरण और संधि प्रकरण में भी जो हमारी अच संधि है, अच संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल तक की कक्षा में हम लोगों ने वृद्धि संधि के जो सूत्र थे, जिसमें हमारा था प्रादु होदो होडो ढय शेषु इत्यादि सूत्रों, अच्छाद उइम्याम, जो हमारे वार्तिक थे, इन वार्तिकों का अध्ययन कर रहे थे। तो अगला हमारा जो वार्तिक है, उस वार्तिक का हम लोग आरंभ करते हैं। तो अगला वार्तिक हमारा है ऋतेचा तृतीया समासे। क्योंकि हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी क्रम में, जिस क्रम में वहां सूत्र दिए हैं, उसी क्रम में हम सभी सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूंगी, सभी मित्रों के संपर्क में दो चार व्यक्ति रहते ही हैं, तो कृपया आप लोग लाइव की संख्या अवश्य बढ़ाएं। जो भी आपके संपर्क में है, उन सभी को आप लाइव आने के लिए अवश्य बोला कीजिए। तो जो हमारा अगला वार्तिक है वह है ऋतेचा तृतीया समासे। अब यह हमारा जो वार्तिक है वह क्या कहता है, हम इस विषय को जानते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि तृतीया समासे, अर्थात तृतीया समास में अवर्ण से ऋत का जब हम क्या करते हैं, विधान करते हैं। ऋते अर्थात ऋत धातु से युक्त जब हम किसी अवर्णांत, यानी कि आगे क्या हो, आगे अवर्ण हो और उसके बाद में ऋत शब्द के साथ जब हम संधि करते हैं, और वह संधि जब बनती है, किंतु वहां क्या बोला गया, तृतीया समासे, वहां तृतीया समास होना अनिवार्य है। यानी कि अवर्ण अंत में हो, यानी कोई भी आप संधि करते हैं, कोई भी वर्ण लेते हैं, उसके अंत में क्या हो, अंतिम वर्ण आ हो। अर्थात अंतिम अवर्ण के बाद जब ऋत धातु हो और उस शब्द अवर्णांत शब्द और ऋत धातु के योग से जो शब्द बनता है, वह शब्द कैसा होना चाहिए, वह तृतीया समास में हो, तब वहां पर क्या हो जाती है, वृद्धि एकादेश हो जाएगा, अर्थात वहां पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण से इस चीज को क्लियर करते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया है, सुखार्तः, तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं सुख धन ऋतः, सुख धन ऋतः। अब यहाँ जो सुख धन ऋतः हमारा शब्द दिया है, यह किस प्रकार से, अब जैसे कि यहाँ इस वार्तिक में जो बताया गया है, क्या बताया है कि जो प्रथम पद हो उसके अंत में क्या हो, अवर्णांत हो। अवर्णांत के बाद जब ऋत शब्द आएगा, तब वहां पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। किंतु कब, जब उन शब्दों से बनने वाला जो शब्द है उसमें तृतीया समास भी होगा, तब। तो अब हम देखते हैं इसको। तो सुख में क्या दिया है हमारा, सुख में आ है, तो हमने देखा कि यहाँ जो बोला गया है वह क्या बोल रहे हैं, अवर्णांत हो, तो अंत में क्या है, अवर्ण है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या दिया है, ऋत शब्द। तो ऋत शब्द यहाँ देने के कारण जो हमारा नियम था इस वार्तिक के अनुसार, वह नियम यहाँ पूर्ण हो रहा है। क्योंकि इस सूत्र ने क्या कहा है कि अवर्ण के बाद क्या आए, ऋत शब्द आए, और उनसे बनने वाला जो तृतीया समास में शब्द होगा, वहां पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पर आ है और आ के बाद हमारा ऋत शब्द आ गया है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा वार्तिक कह रहा है, उस वार्तिक का नियम यहाँ पूर्ण हो रहा है। जब पूर्ण हो रहा है तो यहाँ पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा, अर्थात वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब वृद्धि आदेश करेंगे तो पुनः वही प्रश्न है कि आ, आई और औ, ये तीन वर्ण हमारे कौन से हैं, ये तीनों वर्ण हमारे वृद्धि संज्ञक होते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेशित करेंगे, क्योंकि अ और ऋति
रित जो है, अब हम इनको क्या देखते हैं, इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। तो आ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, कंठ होता है। और ऋणी का क्या होता है, मूर्धा होता है। ऋणी का क्या होता है, मूर्धा होता है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऋणी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो जो वृद्धि एकादेश करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, जिसका कंठ और मूर्धा उच्चारण स्थान होगा वही। तो अब हम यहाँ जब देखते हैं तो ना तो आ में हमारा, आ में कंठ तो है, कंठ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, किंतु मूर्धा यहाँ तीनों में से किसी में भी नहीं प्राप्त होता है। जब यहाँ तीनों में से किसी में भी हमको मूर्धा प्राप्त नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ उरड़ रपरा जो हमारा सूत्र है उस सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, जो हमारा र प्रत्याहार है उस र प्रत्याहार तक पहुंचते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अपने उरड़ रपरा सूत्र के द्वारा जो हमारा र प्रत्याहार है वहां तक जाते हैं। और जैसे मैंने आप सभी को एक और बताया था, जब हम अड़दित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र युक्त करते हैं तब अण प्रत्यय को भी हम रल के अर्थात लड़के ड़ा तक ले जाते हैं। तो जब हम रा प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे तो रा प्रत्याहार में या अड़दित सवर्ण सूत्र हम देखते हैं, जब प्रत्याहार देखते हैं तो हमारा जो प्रत्याहार के वर्ण है वो कहाँ तक जाते हैं, लड़के ला तक जाते हैं। तो वहां हमारे कौन कौन से जो व्यंजन वर्ण है वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो हा भी आता है, या भी आता है, वा भी आता है, रा भी आता है और ला भी आता है। ठीक है, बाकी के वर्ण यहाँ नहीं लिखे हैं। और यदि रल प्रत्याहार की बात करते हैं तब वहां कौन, रा प्रत्याहार की बात करते हैं तो रा और ला। ठीक है, अब हम यहाँ रा प्रत्याहार को ही प्रयुक्त कर लेते हैं उरड़ रपरा सूत्र से। तो जब हमने यहाँ र प्रत्याहार को प्रयुक्त किया तो अब हम देखेंगे इसका उच्चारण स्थान। तो कंठ, कंठ तो यहाँ भी नहीं, तो हम कंठ के लिए क्या करेंगे, आ को लिख लेंगे, कंठ को हम आ लिख लेंगे। अब आ हम कौन सा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वृद्धि एक आदेश करना है। जब हम वृद्धि एक आदेश करेंगे तो वृद्धि वाला ही जो आदेशित होगा वह कंठ लेंगे। तो यहाँ जो हमारा क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ रा है, रा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो जब रा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तो हम यहाँ किसको आदेशित कर लेंगे, रा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आदेशित हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर। ठीक, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको वृद्धि आदेश करना है। अगर हम वृद्धि नहीं करते तो अ और र हो जाता, किंतु यहाँ वृद्धि आदेश करना तो शब्द क्या बनेगा हमारा, आर। जब हमको यहाँ आर प्राप्त हो गया है तब हम क्या करेंगे, अब हम इसको संधि कर देंगे, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं आर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, तम, और यहाँ क्या है हमारे पास, सुख। अब हम इसको जोड़ देंगे। तो खा जो है वो अर्ध है तो इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा स्वर दिया है तो क्या हो जाएगा, सुखा। अब रा और रा के, रा हमारा व्यंजन वर्ण है, आधा है, और क्योंकि व्यंजन वर्ण की जो मात्रा होती है वो अर्धमात्रिक ही होती है और उसके पश्चात स्वर ना होकर क्या है, व्यंजन है। तो ये रा कहाँ पहुंचेगा, इस ता के ऊपर। तो हमारा जो शब्द बना वो क्या बन गया, सुखार्तः। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो शब्द निष्पन्न हुआ वह क्या हो गया, हमारा सुखार्तः। ठीक है, आप लोगों को ये सब ये जो सूत्र है हमारा क्लियर, जो वार्तिक है वह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जो हमारा सुखार्तः शब्द बना है इसमें समास की बात, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तृतीया समासे, तृतीया समास भी होना चाहिए। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, सुखेन ऋतः, सुखेन ऋतः, अर्थात सुखार्तः में तृतीया तत्पुरुष समास भी है, और तृतीया तत्पुरुष समास होने से ही यहाँ ऋते च तृतीय समास वार्तिक से सुखार्तः शब्द हमारा निष्पन्न हो जाता है। अर्थात तृतीय समास से युक्त अकारांत पद के बाद यदि ऋत धातु आती है तब वहां पर गुण न होकर क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। अब यदि प्रश्न आपसे परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाता है कि यहाँ जो सुखार्तः शब्द बना है यहाँ किस सूत्र से बना है,
तो आप किस सूत्र से बना है या वार्तिक से बना है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सूत्र नहीं, जो हमारा वार्तिक है ऋते च तृतीया समास है, इस वार्तिक से यहाँ पर सुखार्थः आदेशित हुआ है। और यदि प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछता है कि यहाँ जो ऋते च तृतीया समास है, जो हमारा वार्तिक है, वो किस संधि का या किस सूत्र का अपवाद है, तब आप ध्यान रखेंगे कि यह आद गुण, जो हमारा गुण संधि का सूत्र है, इसका यह अपवाद होता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। सूत्र नहीं, वह भी वार्तिक है, तो हम अगले वार्तिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वार्तिक है वह है प्रवत्सतर कंबल वसन वसनाण दशानाम ऋणे, दशानाम ऋणे। ठीक है, अगला जो हमारा वार्तिक है वो कौन सा है? प्रवत्सतर कंबल वसनाणा दशानाम ऋणे। अब यह हमारा जो वार्तिक है यह क्या कहता है? तो यहाँ यह जो हमारा वार्तिक है वह कहता है कि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और दशा नाम, यह सभी जो शब्द दिए हैं इनके बाद यदि क्या आए? ऋणे धातु आए, यानी कि ऋणे शब्द प्रयुक्त हो कि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण तथा दशन, इन 6 शब्दों के अंत्य अवर्ण के बाद यदि ऋण शब्द आता है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? वहां पर भी वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं इन शब्दों को, क्योंकि यदि वार्तिक को भिन्न भिन्न करेंगे तो हमारा निकल आएगा। तो अगला जो है वत्सतर, अगला कंबल, अगला जो है वसन, उसके बाद है ऋण, फिर है दशन। ठीक है, अब इनके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऋण शब्द हो, तो हम यहाँ पुनः ऋण शब्द सबके साथ में जोड़ लेते हैं, ऋण। ठीक है, क्योंकि सभी के साथ में क्या जुड़ेगा? ऋण ही जुड़ेगा, सबके साथ ऋण को ही हमको जोड़ना है। ठीक है, अन्य शब्द नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ वार्तिक में बोला गया, क्या बोला गया? ऋण ही बोला गया कि ऋण को हो। कब? कि अकारांत जो हमारे ये शब्द दिए हैं, प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, इन शब्दों के अकारांत अर्थात इन शब्दों के आ के बाद यदि ऋण शब्द होगा तब वहां पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर इन सभी को लिख लिया है। तो अब जैसे कि हमने पहले भी बताया था, हम क्या करेंगे? इसको भिन्न भिन्न करेंगे। तो हमने यहाँ प्र लिखा और प्र से क्या निकाला? आ। तो ये अकारांत हो गया, क्योंकि यहाँ जो हमारा वार्तिक कह रहा उस नियम को हमने पहले नियम को देखा, ये अकारांत है तो ये पूर्ण हुआ। और उसके बाद क्या है हमारा? ऋण शब्द, क्योंकि यहाँ वार्तिक में ऋण शब्द ही बोला गया है। तो अब क्योंकि यहाँ प्र के आ के बाद ऋण शब्द आया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब वृद्धि आदेश हो जाएगा तो पुनः वही प्रश्न, और इस चीज को हम लोग कई बार क्लियर कर चुके हैं, तो बार बार इस चीज को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि प्र के बाद जब हमको वृद्धि आदेश करना है तो किसको करेंगे हम? फिर इसके उच्चारण स्थान को देखेंगे, और उच्चारण स्थान से जो आदेशित होगा हम उसको आदेशित कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने जो हमारा ऋते च तृतीया समास में देखा था कि आ का कंठ और ऋणी का मूर्धा होने से जहां जो आदेशित हो रहा था वो क्या था? आर। तो आर आदेशित होने से यहाँ हमारा जो शब्द बन जाएगा वह क्या बन जाएगा? हमारा प्रारणम, प्राण शब्द बन गया। ठीक है, फिर हम सु आदि की उत्पत्ति करके इसको क्या बना देंगे?
प्रारणम। ठीक है, प्रारणम। अगला इसी प्रकार यह भी हमारा हो जाएगा वत्सतर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वत्सतरारणम। वत्सतरारणम। ठीक है, कंबल का कंबलारणम, वसन का वसनारणम। देखिए शब्द तो वसन बन रहा है, वसनारण बन रहा है, ठीक है, किंतु फिर हम क्या करेंगे, यहाँ सुआदि की उत्पत्ति करा के और क्या करेंगे, इसको वसनारणम यानी कि पूरा शब्द बना देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा ऋणारणम। ठीक, अगला जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, दशारणम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो वार्तिक था प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, इस वार्तिक ने क्या कहा कि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, इनके अकारांत अर्थात इनके आ के बाद यदि ऋण शब्द आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो पुनः वही प्रश्न हमारा आ जाएगा, यदि ये सूत्र देकर या वार्तिक देकर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ इस वार्तिक से कौन सी संधि होगी, तब आप क्या लगाएंगे, वहां पर वृद्धि संधि। ठीक है, और यदि पूछा जाता है कि यह जो वृद्धि संधि कर रहा है तो यह वार्तिक किस संधि का अपवाद है, तो यह किस संधि का अपवाद हो जाएगा, यह गुण संधि का अपवाद हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि आ के बाद यदि ऋण शब्द आ रहा था तो यहाँ अर हो रहा था, किंतु यहाँ अर ना होकर इस वार्तिक ने क्या किया, आर आदेशित किया, और आर आदेशित करने के कारण ही यहाँ ये जो आर आदेशित कर रहा, तो ये गुण का निषेध करके आर को आदेशित कर रहा, वृद्धि कर रहा है, इसलिए ये गुण का निषेध करने वाला अर्थात गुण का अपवाद वाला वार्तिक होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम अपने अगले सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में अगला सूत्र दिया है, उसको देखते हैं। अगला सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे। क्रिया योगे अगला जो सूत्र दिया है वो क्या दिया है, उपसर्गा क्रिया योगी। अब यह सूत्र हमारा क्या करता है, यह उपसर्ग संज्ञा करता है। क्या करता है, ये संज्ञा करता है, और संज्ञा करने के कारण यह सूत्र हमारा कैसा हो जाएगा, संज्ञा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ एक और बनता है कि उपसर्गा क्रिया योगी यह जो सूत्र है यह संज्ञा करता है, तो ये किसकी संज्ञा करता है, अर्थात क्या संज्ञा करता है, तो इसका आप उत्तर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उपसर्ग। अर्थात यह जो उपसर्गा क्रिया योगी है यह उपसर्ग संज्ञा करता है। ठीक है, तो यह उपसर्गा क्रिया योगी जो हमारा सूत्र है यह संज्ञा सूत्र है और यह उपसर्ग संज्ञा करता है। तो यहाँ हमारे दो प्रश्न बन जाते हैं। यदि आपको यह सूत्र देकर पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का सूत्र है, तब आप ध्यान रखेंगे कि यह संज्ञा सूत्र है, और यह किसकी संज्ञा करता है, यह कौन सी संज्ञा करता है, तब इसका उत्तर आप क्या लगाएंगे, उपसर्ग। अर्थात यह जो हमारा सूत्र है यह उपसर्ग संज्ञा करता है। अब किसकी उपसर्ग संज्ञा करता है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम कि प्र आदि जो होते हैं, जो प्र आदि होते हैं, जब वह क्रिया योगे, क्रिया के योग में, अर्थात जब प्र आदि जो होते हैं वह जब क्रिया के योग में आते हैं
तब उनकी यह उपसर्ग संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र हमारा? उपसर्गा क्रिया योगे यह प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा करता है, किंतु कब करता है? जब प्र आदि हमारे क्रिया के योग में आते हैं, अर्थात क्रिया के योग में इनका प्रयोग किया जाता है, तब प्र आदि जो हमारे हैं इनकी इस सूत्र के द्वारा उपसर्ग संज्ञा कर दी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब यहाँ प्रश्न एक और बन जाता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि उपसर्गा क्रिया योगे जो सूत्र है वह किनकी उपसर्ग संज्ञा करता है, तो आप क्या लगाएंगे इसका उत्तर? कि प्र आदि जो होते हैं सॉरी कि जो प्र आदि होते हैं, जैसे आपने उपसर्ग यदि पढ़े होंगे तो आप जानते हो प्र, परा, अपसम, अर्थात जो हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, जिनमें कई भी अभी मैंने आपको बता भी दिए, प्र, परा, अपसम, प्रति, उप, अन, निस, निर आदि जो हैं, जब वह क्रिया के योग में प्रयुक्त होंगे, अर्थात क्रिया के रूप में उनको प्रयोग किया जाएगा, अन्वित किया जाएगा, जाना जाएगा, तब उनकी क्या हो जाती है? उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। और उपसर्ग संज्ञा जो करता है वो कौन सा सूत्र है? तो उपसर्गा क्रिया योगे के द्वारा ही प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा की जाती है। किंतु इस शब्द को भी आप याद रखिए कि क्रिया योगे, जब क्रिया के योग में प्रयुक्त होंगे तभी उनकी उपसर्ग संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब अगला जो हमारा सूत्र है वह भी हम देख लेते हैं। अगला है हमारा अगला सूत्र है भुवादयो धातवः। भुवादयो धातवः, तो यह जो सूत्र है यह क्या करता है? यह भी संज्ञा करता है, और संज्ञा के करने के कारण यह भी हमारा संज्ञा सूत्र होता है। अब प्रश्न पुनः आ जाएगा कि यह जो सूत्र है वो कौन सी संज्ञा करता है? तो वह धातु संज्ञा करता है, धातु संज्ञा करता है। ठीक है, भुवादय जो सूत्र है भुवादया धातवः, तो भू आदि की यह धातु संज्ञा करता है, इस कारण यह हमारा संज्ञा सूत्र होता है। अब जब भू आदि जो हमारी धातुएं होती हैं, अर्थात भू आदि जब क्रिया के रूप में वाचक होंगे या क्रिया के रूप में प्रयुक्त होंगे, तब उनकी यह सूत्र हमारा धातु संज्ञा कर देगा। तो आज हम लोगों ने हमारे 4 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमो नमः।